आजकल जो स्टेट्स का बिहेवियर है वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और पाकिस्तान को इस सारी अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में एज ये है कि हमने पूरी दुनिया के सामने अपनी हार्ड पावर पे क्लिंग करते हुए दुनिया को मनवाया है कि पाकिस्तान अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना जानता है, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जानता है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया को अगर आप देखें तो उसके साथ एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है। इंडिया जिस जिस चीज के साथ खड़ा हुआ था पिछले काफी 10-15 सालों के अंदर वो चीज उसके लिए उल्टी साबित हो रही है। इसकी वजह से इंडिया इस वक्त स्ट्रेटेजिक डिसओरिएंटेशन का शिकार। उसको नहीं पता कि मैंने ब्रिक्स में जाना है या मैंने एससीओ में जाना है, मैंने चाइना के पास जाना है या मैंने रशिया के पास जाना है, मैंने अमेरिका से कन्फ्रंटेशनल फॉरेन पॉलिसी लेके चलना है या अपीजमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी लेके चलना है। आप हमेशा से फॉरेन पॉलिसी के जो फर्स्ट फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें से एक होता है कि ये बहुत कोल्ड होती है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को आप कभी भी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ रिलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपने डोनाल्ड ट्रंप की ये वाली बात की कि जो हमने एक्नॉलेज किया कि इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि सीज फायर करवाई जाए और उसके ऊपर हमने सीज फायर किया। इंडिया ये नहीं कह सकता क्योंकि उनकी अपनी जो इंटरनल ऑडियंस, जो भक्त और संगीस किसी वजह से उनको कहा जाता है ना, पूरी दुनिया उनके कल्टिस्ट्स को कहती है वो, और इंडियन मीडिया जो है एक ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन चुका है कि उससे मोदी भी खौफजदा था। मोदी भी नहीं कह सका पार्लियामेंट में जब बार बार राहुल गांधी ने कहा कि आप एक दफा कह दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है या आप एक्नॉलेज करें कि ट्रंप ने जो है वो सीज फायर करवाया। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं अहमद हसन साहब, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन टेलीविजन पे जाके पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया था बहुत धुआंधार तरीके से। अहमद हसन साहब, वेलकम बैक टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। आपसे 3 महीने पहले बात हो रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अब तो बात आगे बढ़ गई है। वैंग यी साहब जो चीन के वजीर खारजा है, पहले वो नई दिल्ली गए, उसके बाद काबुल गए, फिर वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए। उसके साथ ही यहाँ पे जो नई दिल्ली में डेवलपमेंट्स हो रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या कहते हैं, वो पेंडुलम ऑसिलेट करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये तो कोई और पेंडुलम है जो कि 3-4 पॉइंट्स के बीच में अब ऑसिलेट कर रहा है। वॉशिंगटन टू बीजिंग, बीजिंग टू मॉस्को, और भी कोई 1-2 जगह रह गई हों तो वहां पे भी चले जाए। तो व्हाट इज हैपनिंग इन न्यू दिल्ली? इज देयर अ क्वेस्ट टू रीसेट टाइज विद आरआईसी, और ये इन आरआईसी को यूज करके वॉशिंगटन के साथ डील करना चाहते हैं? एंड इफ दैट इज द केस, देन बोथ वॉशिंगटन, बीजिंग, न्यू और मॉस्को सबको पता होगा कि ये क्या खेल खेल रहे हैं। सो वेयर डू यू see it settling down in the end? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, इस वक्त भारत को जो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर का ही आपने जिक्र किया, वहां से आपने शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रैक्टिकली गेम हैज चेंज्ड। इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो अलायंसेस हैं, कोलिशंस हैं, नए ब्लॉक्स हैं, जो वर्ल्ड का जो पोल्स ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उसमें किस तरीके से देखिए पिछले 70 साल एक यूनिपोलर वर्ल्ड था। उसमें अमेरिका वॉज द सोल सुपर पावर और देयर वर पावर्स जो कि मिलके अमेरिका को काउंटर बैलेंस करती थी। एक पावर अमेरिका को काउंटर बैलेंस नहीं कर रही थी। अब जो दुनिया है वो चेंज हो रही है। दुनिया एंटर अशर कर चुकी है मल्टीपोलैरिटी के अंदर। मल्टीपोलैरिटी के अंदर इस वक्त चाइना एक पावरफुल पोल है, रशिया एक पावरफुल पोल है और नए पोल्स इमर्ज हो रहे हैं। आपको मैं याद करवाऊंगा 1992 में सैमुअल पी हंटिंगटन का जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का थीसिस था, उसमें उसने उस वक्त बहुत क्लियरली वाजे किया था कि दुनिया में नए पोल्स इमर्ज करेंगे अगले 1, 2 से 3 डेकेड्स के अंदर। सो इस चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर प्रैक्टिकली फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है आपके लिए। प्रिडिक्टिव, जिस तरह आपको कहते हैं ना कि आप किसी चीज को अगर प्रिडिक्ट कर सके तो वो साइंस बन जाती है, वो साइंटिफिक मेथड बन जाता है जिसमें आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर सके, किसी बिहेवियर को। उसी तरह आजकल जो स्टेट्स का बिहेवियर है वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और पाकिस्तान को इस सारी अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में एज ये है कि हमने पूरी दुनिया के सामने अपनी हार्ड पावर पे क्लिंग करते हुए दुनिया को मनवाया है कि पाकिस्तान अपनी पावर को
प्रोजेक्ट करना जानता है, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जानता है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया को अगर आप देखें तो उसके साथ एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है। इंडिया जिस जिस चीज के साथ खड़ा हुआ था पिछले काफी 10-15 सालों के अंदर, वो चीज उसके लिए उल्टी साबित हो रही है। इसकी वजह से इंडिया इस वक्त स्ट्रेटेजिक डिसोरिएंटेशन का शिकार है। उसको नहीं पता कि मैंने ब्रिक्स में जाना है या मैंने एससीओ में जाना है, मैंने चाइना के पास जाना है या मैंने रशिया के पास जाना है, मैंने अमेरिका से कन्फ्रंटेशनल फॉरेन पॉलिसी लेके चलना है या अपीजमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी लेके चलना है। और दूसरा आप ये देखेंगे कि इंडियन मीडिया इस वक्त जो है वो, और इंडिया का जो जो उनको वोटर जो वोट बैंक जो है उसको अपीज करने का जो नैरेटिव है, वो इस वक्त हावी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर। एज अ रिजल्ट आपको फॉरेन जो उनकी पॉलिसी है उसके अंदर कंफ्यूजन नजर आती है। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी को कैसे डिक्टेट कर रही है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के लिए तो ये कतई मुश्किल नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर का जो क्रेडिट लेना चाह रहे थे या उनका बनता था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो पाकिस्तान ने तो बखुशी कहा कि ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने जंग बंद कराने में, अमन में किरदार अदा किया, सो बहुत शुक्रिया आपका। ये चंद अल्फाज इंडिया से नहीं कहे जा सके बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल पॉलिटिक्स। इसका कितना असर आया है उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है? देखिए बहुत ज्यादा असर आया है ना। उनकी फॉरेन पॉलिसी एक हैज बिकम एन इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट। आप हमेशा से फॉरेन पॉलिसी के जो फर्स्ट फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें से एक होता है कि ये बहुत कोल्ड होती है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को आप कभी भी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ रिलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपने डोनाल्ड ट्रंप की ये वाली बात की कि जो हमने एक्नॉलेज किया कि इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि सीज फायर करवाई जाए और उसके ऊपर हमने सीज फायर किया। इंडिया ये नहीं कह सकता क्योंकि उनकी अपनी जो इंटरनल ऑडियंस, जो भक्त और संगीस किसी वजह से उनको कहा जाता है ना, पूरी दुनिया उनके कल्टिस्ट्स को कहती है वो। और इंडियन मीडिया जो है एक ऐसा फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर बन चुका है कि उससे मोदी भी खौफजदा था। मोदी भी नहीं कह सका पार्लियामेंट में जब बार बार राहुल गांधी ने कहा कि आप एक दफा कह दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, या आप एक्नॉलेज करें कि ट्रंप ने जो है वो सीज फायर करवाया। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान में हमने जब अपनी फॉरेन पॉलिसी असेसमेंट की, हमें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर पीस प्राइस ऑफर किया जाए, अनपॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इससे ईरान और इसराइल की जंग और बाकी जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, तो पाकिस्तान ने वो किया। हम्म। इंडिया ये नहीं कर सकता। इंडिया बिकॉज इंडिया की जो इंटरनल जो जो ऑडियंस है उसको अपीज करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब सॉरी जब इंडिया की इंटरनल ऑडियंस है उसको अपीज ना करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इनको मार पड़ी। क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड है। पिछले 10 साल से आप इसी पब्लिक का ब्लड सक करके दुनिया के सबसे बड़े वेपन इंपोर्टर बने रहे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। इसी पब्लिक का आप खून चूसते रहे। यानी इंडिया के अंदर जो गुर्बत जो है, शायद जो अगर आप उसको ऑनेस्ट उसका एनालिसिस करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग रह रहे हैं वो इंडिया में रह रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो आटे की कमी की वजह से लोग मरते हैं वो इंडिया में मरते हैं। और आप इनका खून चूसते रहे कि मैं अखंड भारत बनाऊंगा और मैं पाकिस्तान के 4 टुकड़े करूंगा और सिंध रिवर में हम जाके अपनी अस्थियां नथुराम गॉडसे की बहाएंगे। जब आप 10 साल ये सब कुछ करते रहे हैं। सोचने में तो कोई पाबंदी नहीं है अहमद साहब, जो दिल जी। चाहे सोच लें, उस पे तो कोई अभी तक पाबंदी सोचने पे तो नहीं लगी। लेकिन जब आप ये सब कुछ करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी पब्लिक से सच बोलना, और जब आप सच नहीं बोलेंगे तो पूरे इंटरनेशनल अरीना में आपका मजाक बनेगा। और वो मजाक बनने की तो ये खुद वजह फराम करते रहे हैं। अब वो अमरप्रीत सिंह साहब हैं, इंडियन एयर चीफ, उनसे जबरदस्ती, हमें तो लगता है जबरदस्ती बयान दिलवाया गया ये 5-6 जहाज पाकिस्तान के गिराने का। फिर इट्स नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, बट रीसेंट थिंग इज कि अब अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ये बयान भी आया है प्रॉफिटियरिंग का, मुनाफाखोरी करते रहे हैं इंडियन ऑयल इंपोर्टर्स, अंबानी अडानी प्रोमिनेंटली। इसका अब क्या, इसका असर भी आपको नजर आ रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट? क्योंकि ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है यूरोपियंस के लिए भी कि वो उनको भी ऑयल महंगा बेचते रहे।
देखिए, आपको याद होगा कि बेसिकली जो हरदीप सिंह निज्जर वाला मामला था कनाडा के अंदर जो हुआ था, फाइव आई अलायंस इकट्ठे होके उन्होंने इसके खिलाफ इंडिया के बात की थी और उन्होंने कहा था कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और अमेट शाह का फिर बाकायदा नाम लिया। वो सारा कुछ भी उस समिट के बाद शुरू हुआ था जो इंडिया में हुई थी, जिसमें जो बाइडेन आए थे, और प्रॉब्लम वहां पे यही थी कि अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद इंडियंस जो है वो रशिया से ऑयल लेके यूरोप में बेच रहे हैं। तो वहां से बेसिकली इनका रिफ्ट शुरू हुआ था। लेकिन ये जो सारा ऑयल फियास्को है, ऑयल का ये सारा ड्रामा था, इस पे अमेरिका इंडिया को बिहाइंड मतलब आपसे ये कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड के अंदर कहता रहा कि हम इसको पसंद नहीं कर रहे जो तुम कर रहे हो। यूरोपियन कंट्रीज भी जो बाकी जो फाइव आई अलायंस था वो भी इकट्ठा हुआ, सारे जो प्रो यूक्रेन उस वक्त जो कंट्रीज थे वो इकट्ठे, और उन्होंने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला। फिर ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की। ये सारा कुछ चल रहा था, लेकिन जो इसकी रेड लाइन थी वो अंबानी और अडानी से। आपको इस बात का इदराक होगा कि जो मोदी की गवर्नमेंट है उसमें इन दोनों जो ये बिजनेसमैन हैं इनका क्या किरदार है। अंबानी अडानी का हैफा पोर्ट हो या चाबहार पोर्ट हो, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो, या वेपन प्रोक्योरमेंट हो, अरबों रुपए के जो वेपन्स इंडिया ले रहा है अरे उसका फ्रंट अडानी के पास सारा इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया भी तो सारा उन्हीं का है ना, अडानी का। उन्हीं के पास है। तो वो भी सो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज दैट हैज अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले जहां इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। दो सवाल हमारे सामने आते हैं। एक तो ये है कि एक असेसमेंट ये है कि चाइना की कंटेनमेंट वाला आइडिया तो अब समझे कि खत्म ही हो गया, क्योंकि जहां तक चाइना राइज कर चुका है वहां कंटेनमेंट इन प्रैक्टिकल टर्म्स इज नॉट इवन पॉसिबल। तो अगर इनको इसलिए तैयार किया जा रहा था इंडिया को कि ये चाइना को कंटेन करेंगे, सो इफ दैट इज नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग देम? अब इन्हें किस काम के लिए यूज करना है? आपको लगता है कि पहले तो जरा अपनी असेसमेंट दीजिएगा, आपको लगता है कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाला और स्पेशली उसमें इंडिया का रोल, ये प्रोजेक्ट वाइंड अप हो गया है? देखिए, आप इस वक्त दुनिया में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका की सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हुई है। अमेरिका के अंदर इस वक्त दो लॉबीज हैं। एक वो लॉबी है जो कहती है कि अमेरिका को वॉर्स में जाना चाहिए, चाइना को कंटेन करना चाहिए, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, कंटेनमेंट ऑफ रशिया, कंटेनमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट्स, कंटेनमेंट ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज, इनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। वो जो 1999 में प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी के नाम से अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने, पॉल वुल्फोविट्स ने और डिक चेनी ने और रम्सफील्ड ने ये सारा जो प्रोजेक्ट दिया था, द प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी, उसके साथ स्टक रहना चाहिए, हमें वही करना चाहिए। अच्छा, अब एक और लॉबी अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, जिसको एंटी वॉर लॉबी कहते हैं, जो ये कहती है कि अमेरिका पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ लोन है। अमेरिका के अंदर इवन वॉशिंगटन व्हाइट हाउस के पास आप देखें, होमलेस लोगों की तादाद तारीख में सबसे ज्यादा है। फिलाडेल्फिया की गलियों को अगर आप देखें तो ऐसे लगता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया है। कौन सा ऐसा नशा है जो करके लोग गलियों में मर नहीं रहे? होमलेसनेस सबसे ज्यादा है अमेरिका के अंदर, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, ड्रग कल्चर, गन कल्चर। अमेरिका अपनी तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिकन गवर्नमेंट पे है। तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त अमेरिका पे सबसे बड़ा जो बोझ है वो उन जंगों का या कंटेनमेंट पॉलिसीज का है जो अमेरिका दुनिया में कर रहा है। नाउ वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? वी आर गोइंग टू डू दैट बाय, अब हम अपने रिसोर्सेज को पुल आउट कर लें, हम बाहर की जंगों से अपने आप को निकलें और अमेरिका को कंटेन करके अमेरिका को एक सेफ पावर बना लें। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कॉन्सेप्ट है, जिसको टकर कार्लसन भी सपोर्ट करता है, जिसको ये सारे बड़े नाम, जो पॉपुलर सेंटिमेंट है अमेरिका के अंदर, जिसकी बेस के ऊपर अमेरिकन ने ट्रंप को इलेक्ट किया था। अब राइट। उसके उसके अंदर चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ आपने खुद देखा कि किस तरीके से ट्रंप अभी पुतिन के साथ मिला है। फिर आपने मिडिल ईस्ट के अंदर देखा, उसने ईरान और इसराइल की वॉर से पुल आउट किया। कोई छोटी बात तो नहीं है कि अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कहा कि ये जो ईरान और इसराइल की जंग हो रही है नेतन्याहू की हुकूमत को लंबा करने के लिए हो रही है। तो इस वक्त जैसा मैंने कहा, दुनिया की इक्वेशन चेंज हो गई है। इंडिया अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, लेकिन वो अभी तक अपने आप को सिंक नहीं कर पा रहा इस चेंजिंग रियलिटी के साथ। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हालात की वजह से इतना फास्टली सिंक कर गया है कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। सो कंटेनमेंट ऑफ चाइना अमेरिका का इस वक्त पॉपुलर ऑब्जेक्टिव नहीं है, एटलीस्ट इस एडमिनिस्ट्रेशन और इस गवर्नमेंट का बिल्कुल भी नहीं।
राइट, तो फिर इंडिया की क्या हैसियत और जरूरत रह जाती है, क्योंकि उनको तो इसी दिन के लिए खिला पिला के तैयार किया जा रहा था कि आप लड़ेंगे चीन से जाके। तो ऑपरेशन सिंदूर ऑफ कोर्स चेंज्ड मैनी थिंग्स, और उन मैनी थिंग्स में एक चीज ये भी है कि आपने अपनी मिलिट्री माइट जो है उसकी हैसियत एक्सपोज कर दी है कि आप लड़ने के काबिल नहीं है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में, कैपेबिलिटी में, वो सामने आ गई हैं वो बातें। सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। अब फॉरेन पॉलिसी की जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की उसमें देखें तो हमारे सामने चार उसकी स्टेजेस हैं पिछले 80 साल में। एक 45 to 91 या 89 का कोल्ड वॉर पीरियड है, देन पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिसी है, देन पोस्ट 9/11 पॉलिसी है, और फिर अब ये 2025 में जहां पे ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो रीसेट हुई है पॉलिसी, तो इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है इंडियन स्टेट। उनको दे आर not able to make the transition from post 9/11 to post Trump 2.0 era. Is that जी how you बिल्कुल। see it? जी बिल्कुल, एक तो वो अपने आप को इसके साथ सिंक नहीं कर सक रहे, और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि इस वक्त इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो अपने आप को सिंक कर भी नहीं सकेंगे। अगर वो कोशिश करें भी तो वो अमेरिका की जो चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी है या दुनिया के जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है उसके साथ अपने आप को सिंक नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप नेट स्टेबिलिटी की बात करें, जब आप पीस की बात करें, जब आप इकोनॉमी की बात करें, जब आप ट्रेड की बात करें, तो वो हिंदुत्व फैशिज्म उससे वर्स होता है। आपने जब अखंड भारत का नैरेटिव अपनाना है, जब आपने कहना है मैंने एक्सपैंड करना है, जब आप बुचर ऑफ गुजरात होके इंडिया को रूल करेंगे, तो फिर आपकी वो जेनोसिडल मीनियक नेतन्याहू के साथ सिंक होगी फॉरेन पॉलिसी। आपकी किसी भी सेन कंट्री लीडर के साथ फॉरेन पॉलिसी सिंक नहीं होगी। और आप अपनी आंखों से डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ एक मुल्क है जो खुलेआम इंडिया के साथ खड़ा है, और वो इसराइल है। Hmm. और सिर्फ दुनिया का एक मुल्क है जो इसराइल को ओपनली सपोर्ट करता है, और वो इंडिया है। इवन इंडिया अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स। तो यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स भी डॉक्टर साहब सरेआम पब्लिक में झिझकता है इसराइल को सपोर्ट ये गाजा के ऊपर करने पे। यस, ट्रंप वहां भी ऑपोजिशन है। सिर्फ है जो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड्स आपस में, पाथ्स जो हैं, इंटरेस्ट जो हैं, रेजीम्स के जो इंटरेस्ट हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अमेरिका के साथ अमेरिका की इस वक्त जो पॉलिसी है कि मैंने अपने आप को पुल आउट करना है बाहर की जंगों से, वो जो इंडिया की इस वक्त रजीम है उसके साथ सिंक नहीं करते। हाँ, अगर इंडिया में कोई मॉडरेट हुकूमत आ जाए, कोई बेहतर गवर्नमेंट आ जाए, तो फिर शायद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के साथ वो अपने आप को चेंज कर ले। लेकिन ये इन अभी वाले जो हैं इनके बस का रोग नहीं है। तो इस बैकग्राउंड के साथ, इफ वी गो बैक टू दी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, कि ये जो भागे फिर रहे हैं मॉस्को, बीजिंग, वॉशिंगटन, तो ये आपको कहाँ पे सेटल डाउन होते नजर आते हैं जयशंकर एंड हिज फॉरेन पॉलिसी? डॉक्टर साहब, फर्दर डिसोरिएंटेशन होगी इनकी। इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन किया अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की बुनियाद पे। अब जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है वो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को तबाह करेगी। अब ये इनवर्स, कैसे होगा, जरा इसे एक्सप्लेन करें। अब आपको अर्ज करो, आपने देखा कि राहुल गांधी का द ओनली आर्ग्यूमेंट दैट ड्रिल्ड द इंटायर पास्ट 10 years ऑफ मोदी रूल वॉज कि तुम कह दो कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया। मोदी के पास इसका जवाब नहीं था। मोदी वेंट ऑन द बैक फुट। मोदी ने फिर सख्त हिंदी के अंदर एक बात की कि मुझे वहां के फलां बंदे का फोन आया, 3 घंटे मैंने उसको इंतजार कराया, ये हुआ वो हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर स्टेटमेंट्स दे दी। इंडिया पे अब टैरिफ जो है वो, टैरिफ वॉर जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मोदी और राहुल गांधी के दरमियान में जो इख्तलाफ है या जो मोदी की सुबकी हुई है इंटरनल, वो सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी फैक्टर्स की वजह से। पाकिस्तान के ऊपर जो इन्होंने जंग की, दैट वाज आल्सो फॉरेन पॉलिसी फैक्टर, और उसके बाद आपने देखा कि इनका डिक्लाइन हुआ। अब ये रशिया के पास जा रहे हैं, और आपने देखा है कि इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर जिंगोइस्टिक होकर कह रहा है कि हम चाइना और रशिया के साथ जा रहे हैं और अमेरिका की ऐसी की तैसी। अब हो ये रहा है कि रशिया की डिप्लोमेसी इस वक्त दुनिया में सबसे पावरफुल है। चाइना की डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इन दोनों ममालिक को पता है कि इंडिया जो पिछले 10-15 साल से इनके लिए वबाले जान बना हुआ था, अमेरिका का एक इंस्पेक्टर बना हुआ था, वो इस वक्त बैकफुट पे है, उसकी कमर नीचे है।
अब क्या लगता है आपको कि वो ऑल ऑफ अ सडन ह्यूमैनिटी का जज्बा जागेगा और वो कहेंगे नहीं, हमने अमेरिका इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात करने हैं? आई एम सॉरी, दिस इज नॉट हाउ फॉरेन पॉलिसी वर्क्स। फॉरेन पॉलिसी इज वेरी कोल्ड। रशिया और चाइना ये देखेंगे कि हम अब इंडिया से कितना इंटरेस्ट निचोड़ सकते हैं, और वो आखिरी आउंस ऑफ इंटरेस्ट निचोड़ेंगे, बिकॉज दे नो कि इंडिया कैन नॉट प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट जब तक ये हुकूमत है वहां पे। सो ये होगा इंडिया। और जाने के बाद भी क्या हो जाएगा। लेकिन ये रशिया और चाइना के साथ जो भी इनके रिलेशंस हैं जी उसमें पैसा तो रशिया और चाइना कमा रहे हैं ना इनसे। ये तो जी। सिर्फ अमेरिका से कमा रहे थे। गुड्स एंड सर्विसेज मिला के वो $300 बिलियन ये वहां से ले रहे थे। और इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $80 बिलियन की हैं। फिर वो सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड जो भी इनकी एम्प्लॉयमेंट है वहां पे एंड रेमिटेंसेस डाल के तो 300 बिलियन ये अमेरिका से कम। तो अमेरिका को नाराज करके इनके साथ इन्हें क्या फायदा हासिल होने वाला है। मॉस्को के साथ तो इनका ट्रेड डेफिसिट है, तो उनके साथ या चीन के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है, तो उनके साथ ताल्लुकात प्रमोट करके तो यही हो सकता है कि मजीद उस डेफिसिट को बढ़ा दिया जाए। इसके वही बात वही हाँ। बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनके साथ ऐसे ही होगा। अब इंडिया हम्म। का जिसको हम आसान जुबान में अपनी ऑडियंस के लिए बता देते हैं कि अब चाइना और रशिया इंडिया का मजीद फायदा उठाएंगे, और ये बिल्कुल अमेरिका को वो उसको अमेरिका को एक काउंटर थ्रेट करने के चक्कर में ये अपना मजीद नुकसान करवाएंगे, और कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका के साथ इंडिया के जो इमिग्रेंट्स हैं, कितने को इमिग्रेंट्स हैं रशिया में और चाइना में? इंडिया को छोड़ के कितने को लोग गए हुए रेमिटेंसेस भेजते हैं चाइना या रशिया से? और कंपेयर करें कि अमेरिका और कनाडा से कितनी रेमिटेंसेस आती हैं, जो कि बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमी की। यस। इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन रेमिटेंसेस है। टॉप जो 6 ममालिक हैं जहां से टॉप रेमिटेंसेस आती है, उसमें से टॉप 3 जो है वो मुस्लिम गल्फ कंट्रीज हैं, जीसीसी हैं, और फिर उसके बाद ये सारी वो कंट्रीज हैं जो अमेरिका या अमेरिका के एलाइज की हैं। सो इंडिया इस वक्त बिल्कुल एक स्किजोफ्रेनिया के अंदर। आप देखिए डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी आइडियोलॉजी या नजरिए की बुनियाद स्किजोफ्रेनिया के ऊपर हो ना, जब आप ये कहें कि अखंड भारत इंडिया से शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, और आप फिर उसी तरह का नक्शा अपनी पार्लियामेंट में भी लगा दें, और जब आप फैशिज्म आपके हाथ में, आपके दिमाग में इतना बड़ा हो कि आपका वजीर आजम बंदूकों की पूजा करे, तो फिर इसी तरह का स्किजोफ्रेनिक फॉरेन पॉलिसी आप क्रिएट करते हैं। दुनिया इस वक्त बैफल्ड है ये सोचकर कि इंडिया इतने बड़े ब्लंडर्स कैसे कर रहा है। मैं हाँ, नहीं हूं, ये इस क्योंकि लेक्सिकॉन का बहुत अमल दखल है सारे नेशनल डिस्कोर्स में जो अफेक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी को भी। अखंड भारत जैसे अभी आपने कहा, और दूसरा क्या स्किज़ोफ्रेनिक है। एक तीसरा लफ्ज उसमें शामिल कर लीजिए, वो है विष्णु गुरु। हाँ अब जी। विष्णु गुरु कहते हैं विश्व, हम तो चले उसको जरा थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट इसको करते रहे, बिकॉज इट इट हैज एक्चुअली बिकम अ मॉकरी ऑफ द नेशन, ये विष्णु गुरु वाला। लेकिन ये लेक्सिकॉन, ये यूज ऑफ लैंग्वेज, इसने भी बहुत तकलीफ दी है इंडियन पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को स्पेशली, क्योंकि उसकी उससे कोई ऐसी इन्होंने अपनी पोस्चरिंग कर ली है, कोई इमेजिनेशन ऐसी डेवलप कर ली है जो अब मेंटेन नहीं हो पा रही। बट हैव यू नोटिस्ड कि इन द प्रीवियस 2-3 वीक्स वो सुपर पावर का लफ्ज हट गया है इंडियन मीडिया में से। इफ यू नोटिस कि ये सुपर पावर और विष्णु गुरु का लफ्ज जो है, इट हैज स्ट्रेटेजिकली बीन रिमूव फ्रॉम द डिस्कशंस। नहीं डॉक्टर साहब, आप देखिए, बात यही है कि आप वो जिस तरह आपने कहा कि अपनी इमेजिनेशन में लैंग्वेज का इस्तेमाल इन्होंने किया, क्योंकि वही एट द एंड ऑफ द डे जब आपने अपने वोटर को अपीस करना होता है, बजाय इसके कि आपने अपनी मुल्क का फायदा करना है, फिर आप इस तरह के झूठ बोलते हो। और फिर जब आप बिल्डअप करते रहे, कहीं से किसी दुनिया ने आपको क्वेश्चन नहीं किया। आपकी जो यहाँ पे जो एशिया के अंदर, ईस्ट के अंदर जो चीजें हो रही थी, उसकी एक्सपर्टीज तरह से बाहर नहीं थी। इन्होंने अपना हर जो सर्वे है उसको फेक किया, अपनी इकोनॉमी के सर्वेस को इन्होंने फज किया, अपनी मिलिट्री के सर्वेस को इन्होंने फज किया, झूठी रिपोर्टें लिख लिख के ये वेस्ट में भेजते रहे पिछले 10 साल से। जब पहली दफा एक्सपोज हुआ इंडिया,
हम कहते होते थे कि इंडिया पिछले 3 साल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला ले चुका है। हम परेशान होते थे कि यार ये पाकिस्तान के लिए असला ले रहे हैं, नेवी इन्होंने अपनी इतनी ताकतवर कर ली है, पूरी सबसे ज्यादा जो इन्होंने वेपन प्रोक्योरमेंट की वो नेवी की। नेवी अब इन्होंने ना चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करनी थी, ना बांग्लादेश के पाकिस्तान के खिलाफ करनी थी। तो हम हैरान होते थे कि यार व्हाट इज स्टॉपिंग दैम। वो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि इंडिया ये सारा कुछ करके सिर्फ पैसे ले रहा था, और वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहा था कि किसी तरह मुझे जंग ना करनी पड़े, मेरा पैसा रुक जाएगा। लेकिन इवेंचुअली इनको जब ये मिसकैलकुलेट इन्होंने किया कि अब हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें, और जब इन्होंने सिंदूर वाला ड्रामा किया तो बुरी तरह एक्सपोज होके पूरी दुनिया के सामने आ गए। फिर इनकी जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड था, वो सिंड्रेला कासल जो था, वो टूट गया। अब इनको पता नहीं है कि हमने करना क्या है, अब इनकी स्ट्रेटेजिक डिसोरिएंटेशन है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का विश्व गुरु निकाल लेंगे, कोई और चीजें निकाल लेंगे, थोड़ा रियलिटी की तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब ये सच बोलेंगे तो फिर इनका तैयार ये करदा सच वो जो कभी भी नहीं बोलेंगे। वो दे आर नॉट मेड ऑफ दैट फ्लैश एंड ब्लड, जहाँ जिससे थोड़ा सच सा भी बाहर अगर आता है। बोलने की भी कोशिश करेंगे ना तो इनके कल्टिस्ट इनको खा जाएंगे। यस, दैट्स वो चलिए। मॉन्स्टर है जो मोदी ने खुद क्रिएट किया है, अब ये मोदी को ही कंज्यूम करेगा, बल्कि इसके साथ साथ पूरे इंडिया को कंज्यूम करेगा। चलिए, आखिरी आखिरी बात आपसे पूछते हैं। अब ये बातें हो रही हैं कि ये फिर कोई मिस एडवेंचर करने की तैयारी कर रहे हैं, कोई वहाँ प्रोक्योरमेंट, चलें जैसी भी करते हैं, हमारी भला से जो मर्जी करें, तो ये कुछ कर रहे हैं। मतलब इनका कोई आइडिया है? कोई ऐसी तारीखें भी दी जा रही थी, आज तो 21 अगस्त है जब हम बात कर रहे हैं, 21 अगस्त से 15 अक्टूबर की कोई तारीख भी दी गई थी कि इसके बीच दौरान में कुछ करेंगे ये। डॉक्टर साहब, अगले जो अगस्त ऑनवर्ड्स जो महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें इंडिया मोस्ट प्रोबेबली कोई और मिस एडवेंचर प्लान करेगा। हम्म। और क्योंकि इनके सिग्नल सारे ऐसे हैं, इनकी जो वेपन प्रोक्योरमेंट है, आपने ऑपरेशन सिंदूर के फेलियर के बाद जो इन्होंने शुरू की, मैसिव है। $419 बिलियन का इन्होंने असलहा खरीद रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर असलहे के ऊपर इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड लिमिटेशंस लगाई हुई हैं कि हमें 2 महीने के अंदर चाहिए, 1.5 महीने के अंदर चाहिए। जिस तरीके से ये ड्रोन्स ले रहे हैं, जिस तरीके से नेवी का ये सामान ले रहे हैं, और फिर उसके अलावा जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इंडिया के अंदर, जो मोदी के खिलाफ रिजेंटमेंट है मोहन भगवत की, जो मोदी के खिलाफ इस वक्त, अब या कल, आज हम ये बात कर रहे हैं, कल से इंडियन सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है कि मोदी के करीब तरीन बंदे ने मोदी को बिट्रे कर दिया, और जिसकी वजह से मोदी की अपनी पोजीशन, कुर्सी खतरे में है। सो मोदी के ऊपर प्रेशर है कि तुम ये इस्तीफा कौन दो बोल से। रहा था जी? ये कौन सा बंदा है? अमित शाह कुछ ने कह, कर दिया? जी, कहते हैं अमित अमित शाह की बात कर रहे हैं, या अबानी उसकी अंबानी की बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है इंडियन मीडिया की जो खबरें होती हैं उनमें 90% झूठ होता है, तो जब तक वो बिल्कुल सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। चलो लेकिन इन, देखते हैं, जी देखते कहिए। नहीं, मैंने कहा देखते हैं, फिर जब सामने आएंगी तो ये बिट्रे अमित शाह ने किया है, अंबानी ने किया है, अडानी ने किया है। लेट्स सी, तो इसका अब क्या असर होगा? अमित शाह के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो अपने आप को खुद कैंडिडेट समझता है प्राइम मिनिस्टरशिप का, हम्म। और वो सारी चीजें। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो बहुत ज्यादा है। अब आप मोदी से मिलते जुलते जितने भी लीडर्स गुजरे हैं पुराने, आप हिटलर को देख लें या बाकी सारे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर लाइफ ये बंदा इक्तदार का इतना भूखा है कि इसने बुचर ऑफ गुजरात के अंदर तकरीबन, वो जो बुचर ऑफ गुजरात इसको कहते हैं, 7-8 हज़ार 9 हज़ार लोगों को मारा, मुसलमानों को, जब ये चीफ मिनिस्टर था, ताकि ये प्राइम मिनिस्टर बन सके। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बना, तो जब का बना है उसके बाद इसने कुर्सी नहीं छोड़ी, इसने मैसिव धांधलियां किया। वो राहुल गांधी बोल रहा है कि किस तरीके से एक एक झोंपड़ी के अंदर 80-80 वोटर्स इसने बना दिए थे, और बिल्ली और कुत्ते के नाम पे भी वोट करवाता रहा, और वो सारा कुछ करता रहा। तो अपने इक्तदार के लिए इसने इंडिया के अंदर तो टर्मोइल किया ही किया। अब कोई इसको अब ये लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के फेलियर में इसको इसके साथ तबाही हुई है, उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि एक और मिस एडवेंचर या ड्रामा करे, बड़ा करे, स्केल में बड़ा हो, अपनी जो इनकी क्वांटिटेटिव सुपीरियोरिटी है उसका इस्तेमाल करते हुए एक और मिस एडवेंचर करें, और फिर अपने मीडिया को लॉन्च कर दें कि हमने बदला ले लिया है मार्का हक और बुनियानुल मरसूस का। ये इनका एक प्लान, इनके पास एक मॉडल मौजूद है। दूसरा, इनको जो जो इनके एलाइज बैकडोर्स, जिन्होंने अपना असलहा इनको दिया, जिनके असलहे की इसने धज्जियां उड़ा दी,
वो कंपनीज भी अब कह रही हैं कि हमारी रेपुटेशन 21st सेंचुरी, सेंचुरी ऑफ भाई वॉर है। हमारा हौसला लेके ना चले जाना ये खेल खेलने के लिए, रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी, हैं? तो इनके ऊपर हर तरह का इस वक्त प्रेशर है कि अपनी साख को दोबारा बचा सके, और इनके पास और कोई ऑप्शन इनके सामने नजर नहीं आ रहा है इन लोगों को। इन्होंने अपनी हुकूमत भी बचानी है, इन्होंने भारत को भी बचाना है। तो इट इज हाईली लाइकली कि ये इस तरह का कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान के साथ, जो रॉकेट मिसाइल मार दिए, ये इस तरह का कोई मिस एडवेंचर ये कर सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है इस बात की। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब, ये सारी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ, बिकॉज इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू सर्टन थिंग्स। एक तो ये है कि जो भी करें, जो भी इनके दिमाग में है वो तो ये करें, लेकिन इससे ये एक्सपोज होती है सारी सिचुएशन कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स कितनी प्रॉब्लमेटिक हो गई है, और उसके क्या असरात आ रहे हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी पे, विच इज़ वेरी नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इंडियंस। हम इंडियन अवाम के तो कतन खिलाफ नहीं है, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट और जो उनकी पॉलिटिकल एलीट है, द वे दे हैव डिस्टेबलाइज्ड द होल रीजन विद देयर पेटी एम्स, वो सारी परेशानी का बायस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए, और आप लोगों के देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।